friends, today we discuss about a very critical and controversial topic in India, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK, जिसको हम लोग पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में बात करते हैं। देखिए, आज का जो वीडियो है ये इस आधार पर बनाया गया है कि अभी फ़िलहाल कुछ दिन पहले यानी 2 दिन पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर गए थे USA टूर पर, यानी अमेरिका की यात्रा पर गए थे, और वहाँ की जो भारतीय दूतावास यानी जो एम्बेसडर है और जो पाकिस्तान जो एम्बेसडर है यूएनए में जो डिबेट हुआ वो POK को लेकर हुआ। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में पूरे डीपली से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये जो स्रोत आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये बुक के माध्यम से सारा चीज़ इसमें दिया गया है। एक बहुत बड़े इंडिया के हिस्टोरियन हैं जिनका नाम है रामचंद्र गुहा, उनकी एक बुक है जिस बुक का नाम है कि इंडिया आफ्टर गांधी। अगर आप उस बुक को पढ़ते हैं तो आपको गांधी के बाद यानी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो फर्स्ट हैं यानी पंडित नेहरू से लेकर अभी तक के यानी नरेंद्र मोदी तक जितने भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी हुई है उस सारा चीज़ उस किताब में दिया गया है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो टॉपिक है ए वैली ब्लडी एंड ब्यूटीफुल। देखिए, वैली मतलब होता है हिंदी में जिसको हम लोग घाटी कहते हैं। आए दिन आप लोग पेपरों में पढ़ा सुनते होंगे कि घाटी में आतंकवादी गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गई। आइए इसी चीज़ के बारे में हम लोग डीपली से जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, सबसे पहले कहानी उस समय की है कि जब 1947 जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो उस समय जो इंडिया में जितने भी प्रिंसली एस्टेट थे, देखिए लिखा है यहाँ पर कि प्रिंसली एस्टेट 521 यानी जितने भी प्रिंसली एस्टेट है, वन हिस्टोरियन पुट इट एट वन हिस्टोरियन 565 यानी कुछ हिस्टोरियन का कहना है कि उस समय हिंदुस्तान में 521 रियासतें थी, जिसको हम लोग प्रिंसली एस्टेट को हिंदी में रियासतें कहते हैं, जिस पर सर्वसर्वा वहाँ का राजा होता था, लेकिन वह ब्रिटिश सरकार यानी ब्रिटिश के अंतर्गत ही कार्य करता था, यानी वह नाम मात्र का एक प्रकार का औहदा था प्रिंसली एस्टेट के जो राजा होते थे। तो कुछ हिस्टोरियन कहना है कि प्रिंसली एस्टेट 521 थी और कुछ हिस्टोरियन कहना है कि 565 यानी 565 थी। अधिकतर हिस्टोरियन 565 को ही लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जिस समय इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 2 देश बने, पार्टीशन हुआ, सबको जानता है, एक हुआ इंडिया और एक हुआ पाकिस्तान। तो जो प्रिंसली एस्टेट थी उनमें कहा गया कि उनके पास 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि या तो ये इंडिया के साथ ज्वाइन करें, या ये पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, और तीसरा ये इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। अगर सोचिए कि आज 565 में यानी 565 प्रिंसली एस्टेट आज इंडिपेंडेंट होती तो इंडिया के अंतर्गत ही 565 कंट्री होते हैं, यानी अलग अलग देश होते हैं। और ऐसा कहा जा सकता है कि हमको हरियाणा से अम्बाला यानी पंजाब यानी पश्चिमी पंजाब जो पाकिस्तान में है वहाँ तक जाने के लिए हमको वीज़ा लेना पड़ता सॉरी। तो 565 देश रियासतें उस समय थी और इनके पास 3 ऑप्शन था। पहला कि इंडिया के साथ ज्वाइन करना, या पाकिस्तान के साथ जाएँ, या इंडिपेंडेंट रहें। उस समय के जो सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल हैं यानी ICS का मतलब होता है कि जो आज के समय में जो होते हैं जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी जो IS पद है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पद है, सरकारी पद है, उस समय ICS होता था ब्रिटिश राज में, जिसको हम लोग इंडियन सिविल सर्विस कहते थे। उसके एक बहुत बड़े चेहरा थे जिनका नाम था BP मलिक। वो कारगिल युद्ध के समय भारत के गवर्नर थे, वायुसेना अध्यक्ष थे। बहरहाल, तो BP मेनन और सबसे चर्चित चेहरा जो सबको जानता है सरदार वल्लभ भाई पटेल पेशे से एक लॉयर थे यानी वकील थे, और उनकी बेहतरीन डिप्लोमेसी के कारण जो 565 रियासतें थी उसमें से 562 रियासतें इंडिया के साथ ज्वाइन की। ठीक है, आइए हम लोग कुछ रियासतें का नाम देखते हैं जो उस समय प्रमुख थी। देखिए, सबसे पहले लिखा है बलूचिस्तान इस समय पाकिस्तान में पड़ता है, जहाँ की राजधानी है क्वेटा, और यहाँ के जो मुसलमान हैं इन मुसलमानों को बलूची कहा जाता है, और ये पाकिस्तान का सबसे गरीब प्रांत इसको कहा जा सकता है कि ये बलूचिस्तान ही है। इसके बारे में आएंगे। उसके बाद आता है ट्रेवेनकोर, दूसरा है साउथ इंडिया में पड़ता है मैसूर। सेंट्रल इंडियन स्टेट, देखिए सेंट्रल इंडियन स्टेट में आज के समय में आपका छत्तीसगढ़ आ गया, मध्य प्रदेश आ गया, बिहार आ गया, उत्तर प्रदेश, ये सेंट्रल इंडियन स्टेट कहा जाता था। ईस्टर्नल स्टेट, देखिए यानी पूर्वी राज्य जो इस समय आज के समय का नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है, जैसे कि असम हुआ, त्रिपुरा हुआ, मणिपुर हुआ, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, उस समय के ईस्टर्नल स्टेट थे, यानी ये भी प्रिंसली स्टेट थे। मणिपुर खुद दिया है। राजपूताना, राजस्थान में भी राजपूताना था, और धौलापुर
और 9 नंबर जो है उसको थोड़ा अंडरलाइन किया जा सकता है। यहाँ पर ये लिखा है हैदराबाद, इसको इस पर आएंगे हैदराबाद पर। उसके बाद आया है आपका स्टेट ऑफ ईस्टर्न इंडिया, यानी जो पश्चिमी राज्य भारत का पड़ता है, यानी पश्चिमी प्रांत में जो इंडिया के राज्य आते हैं, जैसे कि आपका पंजाब हुआ, राजस्थान हुआ और गुजरात, जूनागढ़। देखिए तो जितनी भी रियासतें थी तो इसमें से रियासतें पाकिस्तान के साथ काफ़ी कम गई। इंडिया के साथ रियासतें ने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन रियासतों को इंडिया में आसानी पूर्वक इसको मिला लिया, इसी कारण इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। लेकिन जो 3 रियासतें थी जो हिंदुस्तान को में मिलने में काफ़ी दिक्कत थी, वो पहला था आपका सर हैदराबाद, जूनागढ़ और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो था जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर, आते हैं आप जम्मू एंड कश्मीर। देखिए इस ट्राइग्राम को आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए जो आज का ये जम्मू एंड कश्मीर है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर से आने से पहले हम लोग हैदराबाद के बारे में बात करते हैं। देखिए और जूनागढ़, देखिए हैदराबाद और जूनागढ़ सरदार वल्लभ भाई पटेल के डिप्लोमेसी कारण इंडिया में क्या हुआ, उनके साथ ज्वाइन हुआ। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू था, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, और इनमें सबसे ज़्यादा किसी का इंटरेस्ट था तो आज के जो लीडर जो सबसे ज़्यादा ब्लेम करते हैं जिसको, वो नेहरू, पंडित नेहरू थे। यानी कश्मीर को लेकर काफ़ी ज़्यादा कोई चिंतित था तो वो पंडित नेहरू ही थे, भले इतिहास आज हमको कुछ भी बताए। देखिए आइए हम जो अब असली टॉपिक पर आते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। देखिए लिखा है कि जम्मू एंड कश्मीर एट 84,400 स्क्वायर मील्स, यानी जो जम्मू एंड कश्मीर है ये 84,471 स्क्वायर मील है। यानी कहने का मतलब जितना ये स्क्वायर मील बता रहा है, ये टोटल अभी पूर्ण रूप से इंडिया का इंटरनल पार्ट नहीं है। इट वॉज इवन लार्जर देन हैदराबाद, यानी इसके जो एरिया है ये हैदराबाद से भी बड़ी है। देखिए ये मान लीजिए, ये सर्किल देखिए, मान लीजिए कि ये जो पूरा सर्किल है ये जम्मू एंड कश्मीर है, यानी 84,470 स्क्वायर मील का ये एरिया है, जिसमें से आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो अंडरलाइन जो आपको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला जो ये हिस्सा, ये जम्मू एंड कश्मीर, जिसको हम लोग आज कश्मीर कहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर कहते हैं, जिसकी राजधानी हम लोग श्रीनगर किताबों में पढ़ते हैं। ये इंटरनल पार्ट है इंडिया का, और ये भी कश्मीर है। लेकिन जो ये कश्मीर है, ये वाला हिस्सा, ये कश्मीर को हम लोग पीओके कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग पीओके कहते हैं, इंडियन इसको पीओके कहते हैं, भारतीय इसको पीओके कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसको पीओके नहीं कहता है, इसको आज़ाद कश्मीर कहता है, इसको आज़ाद कश्मीर करता है। और देखिए ये कश्मीर का हिस्सा है, और ये जो हिस्सा ये भी कश्मीर का है, और ये जो कश्मीर का जो हिस्सा है इसको हम लोग कहते हैं अक्साई चीन, जो चाइना ले लिया 1962 के इंडिया साइनो वार में चाइना ने इस पर अवैध रूप से इसको कब्जा किया है। अब देखिएगा, आप कहिएगा कि इसमें तो लद्दाख क्या है। देखिए तो जो ये पर्सन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, यही जम्मू एंड कश्मीर है, और यही हिस्सा से अगर हम यहाँ से कट करें तो यहीं से आपका एक लद्दाख पड़ जाता है, लद्दाख पड़ता है। लद्दाख एक्चुअली ये पूरा था, लेकिन इस पर कब्जा अभी चीन का है। ये जो इंटरनल पार्ट आपको इंडिया का जो ये दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली जम्मू एंड कश्मीर में है, और इसी हिस्से में आपका लद्दाख एरिया पड़ता है। अब देखिए ये जो पाकिस्तान का जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम लोग कहते हैं, पाकिस्तान ने इस प्रांत को 3 भागों में बांट रखा है। जो ऊपरी भाग आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको उसने नाम रखा है गिलगिट, और ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को उसने नाम रखा है बाल्टिस्तान। ये कौन सा एरिया है? बाल्टिस्तान। अब देखिए बाल्टिस्तान हिस्सा है, और इसके 60 हिस्सा का है चाइना का कौन वाला? अक्साई चीन। ये गिलगिट हुआ, ये बाल्टिस्तान हुआ, और ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये जो पर्सन जो पड़ा एरिया बचा, इसको उसने नाम रखा आज़ाद कश्मीर। यानी पूरा मिलाकर ये आज़ाद कश्मीर है, पाकिस्तान इसको कहता है, और इस पूरे एरिया को हम लोग पीओके करते हैं। अब ये कहानी समझेंगे इसके आगे कि ये क्या कारण था कि ये जो हिस्सा है आज हमारे पास नहीं है, यानी इट इज़ नॉट ए इंटरनल पार्ट ऑफ इंडिया, और इसको आज हम लोग पीओके कहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। अब एक चीज़ देखिए, परसेंटेज के आपसे हम देखा जाए तो देखिए पूरे कश्मीर का 30% जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के पास है पीओके, और 10% जो हिस्सा है वह अक्साई चीन, यानी अंडर चाइनीज़ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी चाइनीज़ प्रशासन के अंतर्गत, यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट के अंतर्गत जो इतना हिस्सा बचा है ये चाइनीज़ सरकार के अंतर्गत है। और जो आपको 60% वाला जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पूरा का पूरा भारत का है, जिसको हम जम्मू एंड कश्मीर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें 60% में आपका सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर नहीं, आपका लद्दाख भी इसी पर
में पड़ता है। अब देखिए, एक आपने हमेशा न्यूज़ में सुना होगा कि एक हम बोलते हैं LOC। अब देखिए थोड़ा इसको जूम करते हैं। एक आपने देखा होगा न्यूज़ में अक्सर या पेपर में पढ़ते देखते होंगे कि LOC की बात आती है और सीज फायर लाइन का उल्लंघन, यानी पाकिस्तान ने सीज फायर लाइन का उल्लंघन किया। ये सीज फायर लाइन क्या है और LOC क्या है, इसको समझिए। देखिए, मान लीजिए कि ये पूरा कश्मीर है, एक्चुअली तो इंडिया का पूरा पार्ट ही है। अब देखेंगे कैसे इंडिया का पार्ट है और कैसे POK बना है, इसके बाद में देखिए, अगर इसको हम लोग मान लें तो ये मान लें कि ये इंडिया में अगर है POK, अगर है एक समय के लिए, तो ये हमारा बॉर्डर हुआ और इधर ये जो एरिया हुआ ये पाकिस्तान का एरिया पड़ता है। तो ये तो अभी पाकिस्तान के पास है, ये पाकिस्तान के पास है, लेकिन हम मान लें कि पूरा इंडिया का हिस्सा है, तो यहाँ से हमारा रियल बॉर्डर शुरू हुआ। लेकिन अभी जो समय में स्थिति में ये हमारे लिए एक क्या इमेजिनरी लाइन बॉर्डर का काम कर रहा है, ये वाला देख। लेकिन नहीं, देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है, ये इमेजिनरी लाइन यानी एक काल्पनिक रेखा का काम कर रहा है, जिसके कारण इसी को हम लोग LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, इसी लाइन को कहा जाता है। ये वाला लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअली नहीं है, लाइन ऑफ कंट्रोल ये है। देखिए, लाइन ऑफ कंट्रोल ये है क्योंकि इसके अधर ऊपर पाकिस्तान ही आता है और जो एयर स्ट्राइक हुआ था ये LOC के ऊपर ही, यानी LOC के उस पार ही किया गया था, LOC के उस पार ही किया गया था। और देखिए एक चीज़ और को बताते हैं, यहाँ पर आज़ाद कश्मीर जो दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग आप POK कहते हैं, पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर करता है, इसकी राजधानी यहाँ पर पड़ती है। देखिए ये जो लाइन बताया गया है, यहाँ पर इस जगह है, शहर है जिसका नाम है मुजफ्फराबाद। यह वही जगह है जहाँ पर जो 26/11/2008 में ताज होटल पर जो मुंबई में हमला हुआ था, सारा का सारा जो उसका सब कोई जानता है, उसमें 10 आतंकवादी आए थे, जिसमें एक सबसे चर्चित जो हिंदुस्तान के हर घरों में जाना जाता है, अजमल कसाब, उसकी ट्रेंडिंग मुजफ्फराबाद यानी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही की गई थी। और मुजफ्फराबाद के सटे ही एक और जगह पड़ता है जिसका नाम है एबटाबाद वही जगह है जहाँ पर अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। तो देखिए, बहरहाल टॉपिक पे आते हैं। तो जो ये लाइन आपको जो दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली LOC है, इसको हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल करते हैं। अब ये लाइन ऑफ कंट्रोल क्यों बना? और सीज फायर, देखिए सीज फायर लाइन का मतलब होता है कि एक काल्पनिक रेखा, देखिए इसको ध्यान से देखिए, एक काल्पनिक रेखा बॉर्डर का काम करती है, सीमा का काम करती है, और इसके सीमा के उस पार जो देश कब्जा किया है ज़मीन को, उसकी सेना रहेगी और इधर दूसरे देखिए सेना रहेगी। दोनों सेना सुरक्षा के लिए रख सकते हैं, लेकिन दोनों को यह अधिकार नहीं है कि हथियार चलाएं यानी गोली चलाया जाए इसके आर पार। इसीलिए इस लाइन को सीज फायर लाइन कहा जाता है, यानी विराम रेखा। इसीलिए जब पाकिस्तान इसको गोली चलाता है इधर, तो हम लोग कहते हैं कि पाकिस्तान ने सीज फायर लाइन का उल्लंघन किया। तो आप समझ गए कि ये LOC क्या है। LOC एक्चुअली एक रियल रेखा का काम नहीं करता है, बाउंड्री का। यह एक इमेजिनरी लाइन है जो जम्मू एंड कश्मीर और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को अलग करता है। LOC याद रखिएगा, LOC इंडिया पाकिस्तान को अलग नहीं करता है। LOC जो है और सीज फायर जो लाइन है वह इंडिया और POK को अलग करता है। इसके बाद हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे POK बना और POK की जो पूरी डीपली कहानी है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। धन्यवाद।